यह कहानी शुरू होती है 1947 मूराक्रॉफ्ट, वायोमिंग से। पॉल नाम का एक कुत्ता दरवाजे पर जोर-जोर से खरोंच रहा होता है, जैसे उसे बाहर जाना हो। तभी एक छोटी सी लड़की आती है जिसका नाम तारा है, जो हाथ में टेडी बियर पकड़े होती है। तारा दरवाजा खोल देती है और कुत्ता तुरंत भागकर बाहर निकल जाता है। जैसे ही पॉल बाहर जाता है, आसमान में अचानक एक अजीब सी पीली रोशनी दिखाई देती है। यह अनोखा दृश्य देखकर छोटी तारा पूरी तरह से चौंक जाती है। कहानी यहाँ से कट होकर आज के समय वर्तमान में आ जाती है। अब हम दो दोस्तों से मिलते हैं, ग्रेम और क्लाइव, जो कैलिफोर्निया के मशहूर कॉमिक कॉन फेस्टिवल में आए हुए होते हैं। ये दोनों बचपन से सपना देख रहे थे कि कभी कॉमिक कॉन जाएंगे, इसलिए आज ये लोग बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह उत्साहित होते हैं। दोनों साई-फाई, एलियंस और कॉमिक बुक्स के दीवाने होते हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल जाता है कि ये हार्डकोर गीक्स हैं। दूसरा, कॉमिक कॉन में उनका पसंदीदा साई-फाई राइटर एडम शैडो चाइल्ड भी आया होता है। ग्रेम और क्लाइव उसके पास जाकर उससे मिलने की कोशिश करते हैं। क्लाइव अपनी लिखी हुई कॉमिक भी उसे दिखाता है, लेकिन एडम शैडो चाइल्ड उन्हें बिल्कुल गंभीरता से नहीं लेता, थोड़ा-सा उनका मजाक उड़ाता है और उन्हें लगभग वहां से भागने की स्थिति में छोड़ देता है। दोनों थोड़े उदास होकर दूर से ही उसकी एक फोटो खींचते हैं और अपने होटल लौट आते हैं, जहां वेटर इन्हें गलती से गे कपल समझ लेता है, जबकि ये सिर्फ अच्छे दोस्त होते हैं। अगली सुबह ये दोनों एक आरवी किराए पर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पूरा यूएसए रोड ट्रिप पर कवर करना होता है। प्लान ये होता है कि ये लोग कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरिया जैसे एरिया 51 के आसपास वाले जोन भी एक्सप्लोर करेंगे, जहां आसपास होटल्स नहीं मिलते, इसलिए आरवी ही इनका घर बन जाता है। ड्राइव करते करते ये लोग अमेरिका के मशहूर एरिया 51 रीजन नेवाडा साइड में घुस जाते हैं और असली कहानी यहीं से शुरू होती है। रास्ते में ये लोग एक छोटे से रेस्टोरेंट पर रुकते हैं, जिसका नाम होता है लिटिल एलियन। यह जगह भी एलियंस थीम पर आधारित होती है। ग्रेम और क्लाइव पहले बाहर बोर्ड के साथ फोटो लेते हैं, फिर कुछ खाने के लिए अंदर चले जाते हैं। तभी वहाँ दो लोकल दबंग टाइप के लोग आते हैं और ये दोनों उनका आसान टारगेट बन जाते हैं। क्लाइव और ग्रेम थोड़ा घबराकर किसी तरह वहां से बचकर अपनी आरवी लेकर निकलते हैं। निकलते वक्त गलती से उन दोनों गुंडों की गाड़ी को ठोक देते हैं और डर के मारे सीधा हाईवे 375 पर घुस जाते हैं। कुछ देर बाद ये लोग हाईवे पर एक ऐसे लेटर बॉक्स के पास रुकते हैं जहां के बारे में कहा जाता है कि कभी एलियंस यहां उतरे थे। दोनों नर्ड्स की तरह उत्साहित होकर वहां भी फोटो सेशन शुरू हो जाता है। तभी उन्हें दूर से एक गाड़ी की हेडलाइट्स दिखाई देती है। उन्हें लगता है वही दो गुंडे इनका पीछा करते करते यहाँ तक आ गए हैं, इसलिए ये दोनों तुरंत भागकर आरवी में बैठ जाते हैं और फुल स्पीड में निकल पड़ते हैं। वो गाड़ी धीरे धीरे इनके बिल्कुल पास आ जाती है, फिर इन्हें ओवरटेक करके आगे निकल जाती है। दोनों को लगता है कि चलो खतरा टल गया, लेकिन अचानक वही गाड़ी उनके सामने ही रोड के साइड में कंट्रोल खो देती है, पलट जाती है और एक जोर का धमाका होता है। ये सब देखकर ग्रेम और क्लाइव की जान हलक में आ जाती है। डर के बावजूद ये दोनों इंसानियत दिखाते हुए आरवी रोककर उस क्रैश हुई गाड़ी के पास जाते हैं ताकि ड्राइवर को बचाया जा सके। लेकिन जब वे अंदर झांकते हैं तो गाड़ी बिल्कुल खाली होती है। क्लाइव पुलिस को कॉल करने के लिए फोन निकालता है, तभी अंधेरे में से एक अजीब सी आवाज आती है, फोन नीचे रख दो। धीरे धीरे अंधेरे से एक छोटा सा एलियन बाहर आता है। यही है हमारी कहानी का मुख्य किरदार, पॉल। उसे देखते ही क्लाइव वहीं साइड पर बेहोश होकर गिर जाता है। ग्रेम संभलता है और पॉल से घबराकर पूछता है, क्या तुम एलियन हो? पॉल अपने क्लासिक अंदाज में बोलता है कि हाँ, मैं एलियन हूँ और मेरे लिए तुम लोग एलियन हो। पॉल उनसे सीधा बोलता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी, वरना आज रात में यहीं मर जाऊंगा। ग्रेम दिल का अच्छा इंसान होता है, इसलिए बिना ज्यादा सोचे वो पॉल की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों मिलकर बेहोश क्लाइव को उठाकर आरवी में डालते हैं और रात के अंधेरे में आगे निकल पड़ते हैं। इधर दूसरी तरफ एक सरकारी एजेंट जोएल एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंच चुका होता है। वो वहां पड़े छोटे मोटे क्लूज से समझ जाता है कि पॉल यहाँ से भाग चुका है। जोएल अपनी बॉस, जिसे बिग गाय कहा जाता है, को रिपोर्ट करता है। बॉस उसे बताती है कि उसकी मदद के लिए दो और एजेंट भेजे जा रहे हैं। इसके बाद जोएल भी ग्रेम, क्लाइव और पॉल के पीछे पीछे निकल पड़ता है। कुछ देर बाद आरवी के अंदर क्लाइव को होश आता है। जैसे ही वो पॉल को सामने देखता है, वो डर के मारे उसका गला दबाने लगता है। ग्रेम बीच बचाव करके समझाता है कि ये कोई मूवी वाला खतरनाक एलियन नहीं, बल्कि एक अच्छा मजाकिया एलियन है। क्लाइव धीरे धीरे शांत होता है, लेकिन पॉल के साथ कंफर्टेबल होने में उसे थोड़ा समय लगता है। थोड़ी दूर आगे जाकर इन्हें रोड पर पुलिस चेकिंग का सामना करना पड़ता है। जो दो अफसर आरवी चेक करने आते हैं वही एजेंट होते हैं जिन्हें जोएल की बॉस ने उसकी मदद के लिए भेजा था। ये दोनों पूरी आरवी छान डालते हैं पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। जब वो निकल जाते हैं तब पता चलता है कि पॉल अपनी खास क्षमता इस्तेमाल कर रहा था। वो सांस रोककर अस्थायी रूप से अदृश्य हो सकता है, इसलिए पुलिस उसे देख नहीं पाई। अगली सुबह एजेंट जोएल उन दो जूनियर अफसरों से मिलता है, उन्हें डांट लगाता है और खुद भी पॉल को खोजने में और आक्रामक हो जाता है। इधर पॉल, ग्रेम और क्लाइव आगे चलकर एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। पॉल उनसे कुछ चिप्स मांगता है, लेकिन जैसे ही ग्रेम और क्लाइव अंदर जाते हैं, उनकी नजर एक पुलिस वाले पर पड़ती है जो उन्हें शक की नजर से देख रहा होता है। दोनों टेंशन में आते हैं, फिर भी कैजुअल बनकर सामान लेते हैं। पुलिस वाला कुछ नहीं बोलता तो ये लोग चुपचाप वापस आरवी में आ जाते हैं। रास्ते में ब्रेक लेने पर उन्हें एक मरी हुई चिड़िया मिलती है।
पॉल उसे हाथ में उठा लेता है, थोड़ा कंसंट्रेट करता है और चिड़िया वापस जिंदा हो जाती है। ग्रेम और क्लाइव खुशी से झूम उठते हैं कि पॉल के पास हीलिंग पावर है। लेकिन तुरंत ही पॉल उसी जिंदा हुई चिड़िया को खा जाता है और मजाकिया अंदाज में बोलता है कि कभी भी मरा हुआ जानवर नहीं खाना चाहिए, उसमें बैक्टीरिया होते हैं। दोनों एकदम शॉक हो जाते हैं और यहाँ से साफ होता है कि पॉल का नेचर बहुत ही मौज मस्त और जिंदा दिल है। आरवी में बैठे बैठे ग्रेम पॉल का स्केच बनाता है। पॉल हंसकर बोलता है, क्या तुम मेरी टाइटैनिक वाली स्केच बना रहे हो? इतना समय साथ बिताने के बाद इन तीनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है। इधर जॉयल और उसके दो जूनियर अफसर भी उसी गैस स्टेशन पर पहुंचकर ताजगी तलाश और इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि सरकार पॉल के पीछे पूरी तरह लगी हुई है। इसी दौरान जूनियर अफसर हैगर्ड जॉयल और उसकी बॉस के बीच की सीक्रेट बातें सुन लेता है और समझ जाता है कि ये लोग एक एलियन का पीछा कर रहे हैं। आगे चलकर क्लाइव, ग्रेम और पॉल पर्ली गेट्स नाम की एक आरवी पार्किंग साइट पर रुकते हैं। यही उनका रात गुजारने का प्लान होता है। यहाँ उनकी मुलाकात रूथ से होती है, जो इस आरवी पार्क की केयर टेकर होती है। रूथ पैसे और डिटेल्स लेने उनके पास आती है। ग्रेम को पहली नजर में ही रूथ पसंद आ जाती है। रूथ अपने पिता के साथ यहीं रहती है और दोनों इसी पार्क का किराया लेकर गुजारा करते हैं। रूथ की एक आंख बचपन से खराब होती है, इसलिए वो डबल कलर वाले चश्मे पहनती है और दोनों बहुत धार्मिक होते हैं। रात को पॉल बोलता है कि चलो यारो, पार्टी करते हैं, जिंदगी को थोड़ा एंजॉय करते हैं। क्लाइव बाहर सॉसेज ग्रिल करने लगता है, सब मिलकर बियर पीते हैं। पॉल यहीं पर अपना पास्ट शेयर करता है, कैसे 1980 से लेकर सालों तक उसने सरकार को अपना नॉलेज, टेक्नोलॉजी और आइडियाज दिए और कैसे अब जब उनका काम उससे खत्म हो चुका है तो वो उसे विच्छेदन करके मारना चाहते हैं। यह सुनकर ग्रेम और क्लाइव दोनों इमोशनल हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद तीनों मस्ती में नाचने लगते हैं। रूथ कपड़े सुखाने के लिए रात में बाहर आती है और दूर से इनकी आवाज सुनती है। उसे लगता है कि गाड़ी में तो 2 ही लोग थे, लेकिन बाहर 3 लोग नाच रहे थे। वो जिज्ञासा से अगली सुबह उनसे पूछने आती है। ग्रेम और क्लाइव बात को घुमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रूथ नहीं मानती और सीधे आरवी के अंदर तीसरे आदमी को ढूंढने आ जाती है। अंदर उनके बीच दुनिया की उत्पत्ति पर बहस शुरू हो जाती है। रूथ बोलती है कि दुनिया जीसस ने 6 दिन में बनाई है, क्योंकि उसका विश्वास पूरी तरह बाइबल की रचना सिद्धांत पर होता है। ये सुनकर पॉल झुंझलाता है और रूथ को गलत साबित करने के लिए सीधे उसके सामने आ जाता है। पॉल को देखते ही रूथ शॉक में आकर बेहोश हो जाती है। पॉल तुरंत बोलता है, इसे बाहर ले चलो, हमें यहाँ से भागना चाहिए। लेकिन ग्रेम सुझाता है कि अब जब इसने सब देख लिया है तो इसे भी साथ ले जाना पड़ेगा। सब मान जाते हैं। समस्या ये होती है कि क्लाइव और ग्रेम के पासपोर्ट रूथ के घर में पड़े होते हैं। पॉल अदृश्य होने की शक्ति का उपयोग करके सांस रोककर रूथ के घर में घुसने जाता है ताकि पासपोर्ट वापस ले आए, पर सांस ज्यादा देर नहीं रोक पाने के कारण नीचे वो अचानक दिखाई देने लगता है और तभी रूथ के पिता की नजर उस पर पड़ जाती है। पॉल जान बचाकर किसी तरह भागता हुआ वापस आरवी तक पहुंचता है और सब मिलकर वहां से निकल जाते हैं। कुछ देर बाद रूथ को होश आता है। वो पॉल को देखते ही उसे शैतान कहकर चिल्लाने लगती है, क्योंकि उसका पूरा धार्मिक विश्वास हिल चुका होता है। पॉल को गुस्सा आता है और वो तय करता है कि रूथ को एक ही बार में पूरी सच्चाई दिखा देता है। वो उसके सिर पर हाथ रखकर उसे दिखाता है कि यूनिवर्स कैसे काम करता है और दुनिया का असली विज्ञान क्या है। इसी प्रक्रिया में पॉल गलती से ग्रेम के सिर को भी छू लेता है, जिससे ग्रेम को भी कुछ झलक दिखाई देती है। इधर रूथ के घर पर रोतन एजेंट जोएल और उसके 2 जूनियर जांच के लिए आते हैं। वो घर से कुछ छोटे मोटे सबूत लेकर आगे बढ़ जाते हैं। रूथ का पिता अब आधिकारिक तौर पर पॉल के पीछे पड़ चुका होता है। रोड के किनारे रूथ अब भी अपने विश्वास के टूटने से उलझन में होती है। ग्रेम उसे समझाने की कोशिश करता है, उसके साथ नरम लहजे में बात करता है। आरवी के अंदर क्लाइव पॉल के साथ बैठा होता है और पॉल उसे भी वही मानसिक प्रोजेक्शन दिखा देता है जो रूथ को दिखाया था, ताकि क्लाइव का डर कम हो जाए। जब रूथ और ग्रेम वापस आरवी में आ जाते हैं, पॉल रूथ से पूछता है कि तुमने ये अजीब सा चश्मा क्यों पहना हुआ है। रूथ अपनी खराब आंख दिखाती है जो बचपन से ठीक नहीं दिखती। पॉल उसे थोड़ा झुकने को कहता है, फिर उसकी आंख पर अपनी उंगली रखकर ध्यान केंद्रित करता है। कुछ ही पलों में पॉल की अपनी एक आंख सफेद हो जाती है और रूथ की शराब आंख ठीक होकर सामान्य दिखने लगती है। कुछ सेकंड बाद पॉल की आंख भी वापस सामान्य हो जाती है। रूथ यह देखकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि सालों पुरानी समस्या 1 सेकंड में खत्म हो गई होती है। अब तस्वीर में सिर्फ जोएल और सरकार ही नहीं, बल्कि रूथ का पिता और वो 2 गुंडे भी इन सब के पीछे पड़े होते हैं। ये लोग वायोमिंग की तरफ बढ़ने लगते हैं, वही जगह जहां से कहानी का पहला सीन सितारा वाला सीक्वेंस शुरू हुआ था। सफर के दौरान पॉल रूथ को स्लैंग और गालियां देना भी सिखाने लगता है, जिससे रूथ की पूरी सीधी सादी छवि धीरे धीरे बदलने लगती है। एक पॉइंट पर ये लोग एक रोड साइड बार में रुकते हैं। यहाँ रूथ अपने पिता को कॉल करती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि फोन अब एजेंट जोएल के पास है। जोएल कॉल पकड़कर अप्रत्यक्ष रूप से रूथ की लोकेशन ट्रैक कर लेता है। रूथ डर के मारे बिना ज्यादा बताए कॉल काट देती है।
तभी पहले वाले 2 गुंडे भी वहाँ आकर रूथ को छेड़ने लगते हैं। रूथ किसी तरह उनसे बचकर ग्रेम और क्लाइव के पास आ जाती है। बार के अंदर मारपीट शुरू हो जाती है और इसी बीच रूथ का पिता भी वहाँ आकर उसे देख लेता है। वो चौंक जाता है कि उसकी बेटी की आँख बिल्कुल ठीक हो चुकी है। बाहर क्लाइव, ग्रेम और रूथ भागकर आरवी की तरफ जा रहे होते हैं। पीछे से वही 2 गुंडे उनका पीछा कर रहे होते हैं। क्लाइव को एक घूंसा पड़ता है और वो गिर जाता है। बाहर की आवाज़ सुनकर पॉल आरवी का दरवाजा खोलता है। जैसे ही गुंडे पॉल को देखते हैं, दोनों वहीं शॉक से बेहोश हो जाते हैं। पॉल, ग्रेम, क्लाइव और रूथ तुरंत आरवी स्टार्ट करके वहां से निकल जाते हैं और पास के एक और आरवी पार्किंग एरिया में घुसकर अपनी गाड़ी छुपाने की कोशिश करते हैं। उधर बार के अंदर लोकल पुलिस आकर सबको गिरफ्तार कर लेती है और थोड़ी देर बाद जोएल और उसके 2 जूनियर एजेंट भी वहीं पहुंच जाते हैं। जब उन गुंडों को पॉल की ड्राइंग दिखाई जाती है तो वो इतने डरे हुए होते हैं कि स्केच देखते ही चीख पड़ते हैं। इस रिएक्शन से एजेंट्स को पक्का यकीन हो जाता है कि जो भी हादसा हुआ है उसमें एक एलियन पॉल जरूर शामिल है। रात को दूसरी जगह कैंप साइट पर ग्रेम और रूथ लगभग किस करने ही वाले होते हैं कि पॉल बीच में आकर उनका मोमेंट तोड़ देता है। थोड़ी देर बाद सब मिलकर कैंप फायर लगाते हैं, गांजा पीते हैं, गाने गाते हैं, मजाक करते हैं और मस्ती भरी रात गुजारते हैं। सुबह रूथ आरवी के अंदर ही सोती मिलती है, लेकिन बाहर अब भीड़ बढ़ चुकी होती है। इसीलिए पॉल को छिपाकर आरवी तक ले जाना एक बड़ा चैलेंज बन जाता है। जॉयल गलत आरवी का दरवाजा खटखटाता है, जबकि असली आरवी किसी और जगह खड़ी होती है। ग्रे मैन क्लाइव पॉल को छिपा छिपा कर भीड़ के बीच से आरवी तक ले जा रहे होते हैं और इसी भीड़ में हमें रूथ के पिता की झलक भी दिखाई देती है, जो अब भी उनका पीछा कर रहा होता है। ये लोग रास्ता बदलकर एक शॉप की तरफ निकल जाते हैं। जोएल आखिरकार उनकी असली आरवी तक पहुंचता है, जहां रूथ अकेली होती है, लेकिन क्योंकि अब उसकी आंख ठीक हो चुकी है, जोएल उसे पहचान नहीं पाता। वो रूथ को उसकी पुरानी फोटो दिखाकर पूछता है कि क्या तुमने इन लोगों को देखा है, और रूथ सीधे झूठ बोलकर मना कर देती है। थोड़ी देर बाद ग्रेम भी गाड़ी में वापस आ जाता है और रूथ उसे सब कुछ बता देती है। इस बीच क्लाइव एक शॉप में कताना खरीद रहा होता है। उसी शॉप में जोएल के 2 जूनियर एजेंट भी आ जाते हैं। पॉल शॉप के अंदर कॉमिक्स सेक्शन में होता है। एक ऑफिसर भी कॉमिक्स का शौकीन निकलता है, इसीलिए वो कॉमिक्स देखने में व्यस्त हो जाता है। जब वो बाहर निकलने लगता है, आखिरी पल पर पलट कर देखता है तो पॉल उसके सामने स्टैचू की तरह बिल्कुल सीधा खड़ा होता है। ऑफिसर उसे पुतला समझकर थोड़ा मजाक करने की कोशिश करता है, लेकिन पॉल अचानक उससे सीधी गाली दे देता है। ये सुनकर ऑफिसर घबराकर बाहर दूसरे ऑफिसर को बुलाने दौड़ पड़ता है। यहीं से पीछा और भी तेज हो जाता है और कहानी आगे उस पॉइंट की तरफ बढ़ती है जहां पॉल को अपनी स्पेसशिप से आखिरकार मिलना है। दूसरा ऑफिसर जब बंदूक लेकर शॉप के अंदर आता है, तब क्लाइव पॉल का मास्क पहनकर स्टैचू की तरह घूम रहा होता है। ऑफिसर सोचता है कि पहला वाला बंदा बेकार में मास्क से डर गया था, लेकिन फिर उसकी नजर दरवाजे के पास खड़े असली पॉल पर पड़ जाती है। क्लाइव और पॉल तुरंत भागने लगते हैं। हैगर्ड गुस्से में गोलियां वहां चला देता है, लेकिन दोनों किसी तरह भागकर आरवी तक पहुंच जाते हैं और तुरंत गाड़ी लेकर वहां से निकल पड़ते हैं। रूथ का फादर भी उन्हें देख लेता है और पीछा करने लगता है, पर जैसे ही हैगर्ड और दूसरा ऑफिसर भी चेज के लिए गाड़ी में बैठते हैं, तभी जोएल उन्हें गन पॉइंट पर रोककर कहता है कि चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। अब यह काम उसका है। सीन कट होता है और दिखता है कि आरवी के पीछे रूथ का फादर लगा हुआ है। ग्रेम थोड़ी चालाकी दिखाता है, आरवी को एक बड़े से पोस्टर के पीछे छुपाकर पार्क कर देता है। रूथ का फादर सीधे आगे निकल जाता है, उसे आरवी दिखती ही नहीं और कुछ देर बाद जोएल भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। थोड़ी देर बाद पॉल क्लाइव, रूथ और ग्रेम से कहता है कि हम लोग बहुत दूर आ चुके हैं और अब आगे जाकर वह उनकी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। तीनों उसे रोककर कहते हैं कि तुमने हमारी जिंदगी बदल दी, हमें जीना सिखाया, अब हम तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। पॉल उनकी बात मान जाता है और अपनी एक छोटी सी ख्वाहिश बताता है। उससे जाने से पहले एक अच्छे से फायरवर्क्स शो देखना है। क्लाइव और ग्रेम पास की एक फायरवर्क्स शॉप में जाते हैं, एक बड़ा सा पटाखा चुन लेते हैं, लेकिन बिल पे करते वक्त क्लाइव पटाखा उठाकर भाग जाता है। ग्रेम भी उसके पीछे भागकर आरवी में चढ़ जाता है और रूथ तुरंत गाड़ी भगा देती है। उधर जोएल को कॉल आता है कि पीछे फायरवर्क्स शॉप में चोरी हो गई है। यह सुनकर उसे तुरंत समझ आ जाता है कि यह पॉल और उसके दोस्त ही होंगे, तो वह सीधा यू टर्न ले लेता है। अब पॉल और उसके दोस्त मूरा क्रॉफ्ट की तरफ बढ़ते हैं। कुछ देर बाद वे लोग एक सफेद रंग के घर के थोड़ा दूर आरवी रोक देते हैं। यह वही घर होता है जहां कहानी की शुरुआत में छोटी तारा को देखा था। ग्रेम और क्लाइव घर के दरवाजे पर नॉक करते हैं और पूछते हैं, क्या आप तारा विलियम्स हैं? अंदर से एक बूढ़ी आवाज आती है, मुझे अकेला छोड़ दो। तब दोनों कहते हैं, 60 साल पहले जिस एलियन ने आपके डॉग को मारा था, हम उसे लेकर आए हैं। यहाँ से साफ हो जाता है कि ये वही छोटी तारा है जो अब बूढ़ी हो चुकी है। तारा गुस्से में कहती है, क्या तुम लोग मेरा मजाक उड़ाने आए हो? तभी पॉल सामने आ जाता है और तारा उसे जिंदा देखकर बिल्कुल शॉक हो जाती है। तारा बताती है कि पॉल के हादसे के बाद उसकी जिंदगी कितनी मुश्किल हो गई, क्योंकि जब भी वह एलियन की बात करती
लोग उसे पागल और झूठी समझते थे। यह सुनकर सब इमोशनल हो जाते हैं। पॉल आगे बढ़कर कहता है कि वह तारा के लिए कुछ लेकर आया है। वह अपने बैग से वही पुराना टेडी बियर निकालता है जो तारा ने बचपन में पकड़ा हुआ था और उसे वापस दे देता है। टेडी देखकर तारा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी घर के दरवाजे की बेल बजती है और एक स्मोक ग्रेनेड अंदर गिर जाता है। ये सब जोएल की बॉस और उसके 2 जूनियर एजेंट्स की चाल होती है। पॉल सबको पीछे के दरवाजे से भागने को कहता है, खुद ऊपर कूदकर जोएल पर गिरता है और उसके दिमाग में वही विजन भर देता है जो बाकी लोगों को दिखाए थे। जोएल और दूसरा ऑफिसर दोनों कंफ्यूज होकर बेहोश जैसे हो जाते हैं। क्लाइव पॉल को गोद में उठाकर आरवी की तरफ भागता है। रास्ते में हैगर्ड बंदूक तानकर क्लाइव से पॉल को सौंपने को कहता है, लेकिन ग्रेम बीच में आकर उसे एक मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। सब लोग मौका देखकर वापस आरवी में चढ़ जाते हैं। इत्तेफाक से उसी समय रूथ का फादर भी वहां पहुंच चुका होता है। घर के अंदर दूसरा ऑफिसर गैस चालू होने के बावजूद पॉल पर गन पॉइंट करके खड़ा होता है। जैसे ही वह गोली चलाता है, गैस इग्नाइट हो जाती है और पूरा घर जोरदार धमाके के साथ उड़ जाता है। रूथ चिल्लाती हुई अपने फादर को देखने दौड़ कर आती है, लेकिन उसे ठीक देखकर थोड़ी राहत मिलती है और वह तुरंत आरवी की तरफ वापस भागती है। ग्रेम भी उसके पीछे आता है, लेकिन रूथ का फादर ग्रेम पर गोली चला देता है। ग्रेम किसी तरह बचकर आरवी में चढ़ जाता है। अंदर आकर वह पॉल को गाड़ी चलाते देखकर और शॉक हो जाता है, क्योंकि पॉल ड्राइविंग में बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं होता। आरवी हिलती डुलती आगे बढ़ने लगती है। उधर हैगर्ड होश में आकर जोएल की कार चुरा लेता है और पॉल का पीछा शुरू कर देता है। जोएल उस पर गोली भी चलाता है, पर वह गाड़ी लेकर निकल जाता है। रूथ का फादर भी अपनी गाड़ी से उनके पीछे लग जाता है और जोएल एक पल के लिए बस खड़ा देखता रह जाता है। अब हैगर्ड जोएल की कार ड्राइव कर रहा होता है। कार के इंटरकॉम पर जोएल की बॉस का कॉल आता है। वह जोएल को पुकारती है, लेकिन हैगर्ड रिप्लाई देता है कि अब जोएल इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है, अब लीड वह ले रहा है। बॉस ठंडी लेकिन खतरनाक टोन में कहती है कि जो भी हो, उसे वह एलियन हर हालत में चाहिए, जिंदा या मुर्दा। इसी बीच हैगर्ड रियर व्यू मिरर में देखता है कि रूथ का फादर उसके पीछे आ रहा है। हैगर्ड गाड़ी स्लो करके उसे रोकता है और कहता है कि यह एक सीक्रेट गवर्नमेंट मिशन है, तुम इसमें मत पड़ो। रूथ का फादर कहता है कि मेरी बेटी उस एलियन के साथ है और यह मिशन मुझे भगवान ने दिया है। ये सुनते ही हैगर्ड सब्र खो देता है और उस पर गोली चला देता है। रूथ का फादर बेहोश होकर गिर जाता है। उसकी गाड़ी रोड से साइड में जाकर रुक जाती है। अब हैगर्ड स्पीड बढ़ाकर सीधा पॉल की आरवी के बिल्कुल पीछे आ जाता है। पॉल मिरर में उसे देखकर घबरा जाता है। हैगर्ड साइड में आकर पॉल से गाड़ी रोकने को चिल्लाता है, लेकिन पॉल इग्नोर करके आरवी चलाता रहता है। तब ग्रेम स्टीयरिंग पकड़कर आरवी को एक झटके से मोड़ देता है, जिससे आरवी हैगर्ड की कार से टकरा जाती है। गुस्से में हैगर्ड अपनी गन सीधा पॉल पर तान देता है और गाड़ी रोकने का ऑर्डर देता है। पॉल उसे आगे देखने का इशारा करता है। जब हैगर्ड आगे देखता है तो उसके सामने सीधा डेड एंड और खाई होती है। ब्रेक मारने का वक्त नहीं बचता, कार सीधी खाई में गिर जाती है। पॉल मिरर में देखता है, नीचे एक बड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन वह इस बात का जिक्र किसी से नहीं करता। इधर जोएल अपने जूनियर्स की गाड़ी लेकर पॉल के पीछे आ रहा होता है। उसी गाड़ी में भी बॉस का कॉल आता है। इस बार जोएल चिढ़कर इंटरकॉम पर ही गोली चला देता है और उसे उड़ा देता है, ताकि अब कोई ऑर्डर उसे डिस्टर्ब न करे। कुछ देर बाद दिखता है कि आरवी अब खराब हो चुकी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वे लोग लगभग उसी जगह पहुंच गए हैं जहां पॉल की स्पेसशिप आने वाली है। सब लोग आरवी छोड़कर पॉल के पीछे पीछे खुले मैदान की तरफ चलते जाते हैं। वहां पहुंचकर सब काफी खुश और इमोशनल होते हैं, क्योंकि यही वह स्पॉट है जहां से पॉल अपने घर वापस जा सकता है। पॉल आराम से सिगरेट जलाकर पीने लगता है, जबकि क्लाइव और ग्रेम उस बड़े पटाखे को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं कि उसे कैसे जलाया जाए। पॉल कूल अंदाज में अपनी सिगरेट से ही पटाखे को आग लगा देता है। सब घबराकर पटाखा थोड़ा दूर रखकर पीछे हट जाते हैं। कुछ ही देर में पटाखा जोरदार ब्लास्ट के साथ आसमान में फटने लगता है। रंग बिरंगी रोशनी छूटती है और सब लोग खुशी से चिल्लाने लगते हैं। इसी वक्त जोएल भी आरवी तक पहुंच जाता है। वह अपनी कार से गन निकालकर जंगल की तरफ जाता है, जहां पॉल और बाकी सब खड़े होते हैं। तभी पेड़ों के बीच से एक तेज पीली रोशनी आती दिखाई देती है। सबको लगता है कि पॉल की स्पेसशिप आ गई, लेकिन जैसे जैसे रोशनी पास आती है, पता चलता है कि वह एक हेलीकॉप्टर है। हेलीकॉप्टर नीचे लैंड करता है और उसमें से जोएल की बॉस बाहर निकलती है, वही बिग गाय जो पूरे ऑपरेशन की मास्टरमाइंड होती है। वह पॉल को देखकर कहती है कि तुमसे फिर मिल ही लिया पॉल। तभी जोएल भी वहां पहुंच जाता है। पॉल उसे पहचान लेता है, लेकिन कुछ कहने से पहले ही जोएल गोली चला देता है, जो सीधे उसके बॉडीगार्ड को लगती है। यहीं से साफ हो जाता है कि जोएल असल में पॉल की साइड में है। जोएल एक एक करके सब गार्ड्स को गोली मारकर गिरा देता है। जब सब साफ लगने लगता है, तब उसकी बॉस अपने जूते से छुपी छोटी गन निकालती है और जोएल को शूट कर देती है। जोएल जमीन पे गिर जाता है। वह दर्द में भी कहती है कि तुमने धोखा दिया, कुछ दिन और रुकते तो तुम भी मेरी तरह बड़ा अफसर बन सकते थे। जोएल हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि उसे उसकी तरह बिल्कुल नहीं बनना। बॉस अब पॉल की तरफ मुड़कर उसे धमकाती है कि वह चुपचाप उसके साथ चले।
क्लाइव हिम्मत करके पॉल के आगे आ जाता है और कहता है कि पॉल कहीं नहीं जाएगा। वह ड्रामेटिक स्टाइल में पीठ के पीछे से अपना कताना निकालता है, लेकिन जैसे ही उसे रेडी करता है, कताना घटिया क्वालिटी का निकलता है और तुरंत टूट जाता है। पॉल भी मजाक में कहता है कि रास्ते का सस्ता माल मत खरीदा करो। ग्रेम गुस्से में आकर बॉस के चेहरे पर मुक्का मार देता है, लेकिन वह लेडी ट्रेनिंग वाली निकलती है, सीधे ग्रेम को धराशायी कर देती है और पॉल को भी लात मारकर नीचे गिरा देती है। तभी पीछे से तारा आकर उसे एक जबरदस्त पंच लगाती है और बॉस सीधी बेहोश होकर गिर जाती है। सब धीरे धीरे संभलते हैं और उठकर खड़े हो जाते हैं। पॉल सबको जॉयल से प्रॉपरली इंट्रोड्यूस कराता है। पता चलता है कि जब पॉल एरिया 51 में गया था, तब जॉयल ही उसका अंदर का दोस्त था और दोनों के बीच सालों में एक अलग ही बॉन्ड बन गया था। तभी रूथ का फादर भी वहां आ जाता है, हाथ में बाइबल और बंदूक दोनों लेकर। वह सीधा पॉल पर गन तान देता है, उसे शैतान समझकर सबको चोट न लगे इसलिए ग्रेम सबके सामने आ जाता है। गोली चलती है और सीधे ग्रेम को लगती है। ग्रेम जमीन पर गिरकर बिल्कुल बेजान सा पड़ जाता है। क्लाइव और रूथ फूट फूट कर रोने लगते हैं। पॉल अपने हाथ दोनों तरफ रगड़ने लगता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे उसने पहले चिड़िया को जिंदा करते वक्त किया था। जॉयल उसे रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि वह जानता है कि यह पावर यूज करने से पॉल की अपनी जान को बड़ा खतरा होता है। लेकिन पॉल किसी की नहीं सुनता। वह ग्रेम के ऊपर हाथ रखकर अपनी हीलिंग एनर्जी ट्रांसफर करता है। धीरे धीरे ग्रेम का घाव भरने लगता है और साथ साथ पॉल के चेस्ट पर वही चोट का निशान उभरने लगता है। जब ग्रेम का घाव पूरी तरह हील हो जाता है, पॉल एक जोर का झटका खाकर पीछे उड़ जाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। कुछ पल बाद ग्रेम होश में आ जाता है। सब खुशी से चिल्ला उठते हैं। रूथ आगे बढ़कर ग्रेम को जोर से किस कर लेती है। इतने में बॉस लेडी, जो बेहोश पड़ी थी, धीरे धीरे होश में आकर फिर से बंदूक तानकर खड़ी हो जाती है। लेकिन इस बार वक्त उसका साथ नहीं देता। ऊपर से आखिरकार पॉल की असली स्पेसशिप आती है और सीधे उसी बॉस के ऊपर लैंड कर जाती है, उसे तुरंत कुचल देती है। अब सारा खतरा खत्म हो चुका होता है। सब मिलकर एक ग्रुप फोटो लेते हैं ताकि ये पल हमेशा याद रहे। पॉल सबसे एक एक करके मिलता है। वह तारा से कहता है कि अब तुम मेरे साथ चल रही हो। तारा खुशी खुशी तैयार हो जाती है। पॉल ग्रेम और क्लाइव से गले मिलता है। दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन पॉल मस्ती मस्ती में उनसे अलविदा कहता है और अपनी स्पेसशिप में चढ़कर स्पेस की तरफ निकल जाता है। 2 साल बाद फिर से सीन कट होता है कॉमिक कॉन पर। ग्रेम और क्लाइव अब फिर उसी फेस्टिवल में मौजूद होते हैं। इस बार उनके साथ रूथ भी होती है। स्टेज पर एडम शैडो चाइल्ड एक स्पीच दे रहा होता है और अब ये दोनों जो उसके साथ स्टेज पर खड़े होते हैं। जो एडम पहले इन्हें भाव नहीं देता था, आज वही सबके सामने इनकी तारीफ करता है और इनकी कॉमिक बुक पॉल के लिए उन्हें अवार्ड देता है। यहाँ से पता चलता है कि पॉल के साथ उनका एडवेंचर उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। और इसी के साथ यह धमाकेदार मजेदार साई-फाई कॉमेडी मूवी खत्म हो जाती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि अगला कौन सा मूवी एक्सप्लेनेशन देखना चाहेंगे।